This is our third lab of metal cutting and forming analysis, in which we will study about the rolling operation that is mostly performed on the sheet as well as on the plates. So, do you know about what is sheet and plate? What is the difference between a sheet and plate? So the answer is, if the thickness of the stock is less than or equal to 6 mm, it will be classified as a sheet, and when thickness of the stock it increases above 6 millimeter, so we will classify that stock as plate. So rolling is a process of plastic deformation. Plastic deformation means a permanent deformation. The shape of the stock occurs in the metals. By squeezing, we apply the force or pressure on that stock. From this both of the figure, you can see that the rollers apply force on this stock. Here you can see that it's denoted by P, that the pressure has been applied on the stock of the thickness Ti, and after applying the pressure, the final thickness become less as compared to the before rolling, and the final thickness is denoted by Tf. So when we pass the metal through the rollers, so roller do a squeezing action. Rollers जो होते हैं वो metal को squeeze कर देते हैं, uh, उसकी thickness को कम कर देते हैं, ठीक है. Basically जो large stocks होते हैं, उन large stocks से plates बनाई जाती हैं और plates से फिर sheets बनाई जाती हैं. So it depends upon कि हमें जो mechanical property चाहिए किसी भी material की, the sheet can be formed from a hot rolling, as well as the sheet can be formed from the cold rolling. So ये दो rolling के process होते हैं. आप लोगों को last time I think since 4th or 5th semester manufacturing process का course था, तो उसमें rolling करके बताई गई थी. So वो रोलिंग यही था कि उसके आपको पैरामीटर्स पता होना चाहिए. दैट वाज अ कोल्ड रोलिंग, ठीक है. उसमें यूजिंग अ मोटर रोलर्स को मूव किया गया था और एक फ्लैट प्लेट, स्ट्रेट प्लेट, इसको रोल अप कर लिया गया था. लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस क्या होता है कि इंडस्ट्रीज में जो लार्ज स्टॉक्स होते हैं, इनसे प्लेट्स बनाई जाती हैं. लेट मी टेल यू द इमेजेस ऑफ स्टॉक यूजिंग गूगल. मेजॉरिटी जो शीट्स होती हैं वो इस तरह रोलर की फॉर्म में आती है. एक सिंगल पीस नहीं है, बल्कि शीट है जिसको रोल अप किया हुआ है, और इसको खोलना होता है तो उसको एक एंड से क्रेन से पकड़ के खोला जाता है, तो ये एक स्ट्रेट फ्लैट जो है वो प्लेट की शक्ल में फॉर्म में हमें मिल जाती है. सो ये एक और एग्जांपल कि जिसमें आप देख सकते हैं कि जो ग्रेन स्ट्रक्चर थे, बेसिकली इसने बताया कि ये ऑस्टनाइट थे. सो जब इनको रोलर से कंप्रेस किया गया, तो रोलर से कंप्रेस करने के बाद इसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंजिंग आ जाती है. ये रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि जब ये रेड हॉट होते हैं, तो ऑब्वियसली जब ये कूलिंग होगा तो उसके बाद इसके जो ग्रेन साइज में चेंजिंग आ जाएगी, और एट द पॉइंट ऑफ रोलिंग वो हीट अप हुई है. एंड द थिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, वेट अ मिनट. These are basically ingots. This is the most raw form of the casting. सबसे पहले casting जो है उसमें ingot बनाए जाते हैं. इन ingots को बाद में आप कह सकते हो रोल करके और forging करके using different shaft और different type of और जो required shapes होती हैं उनमें convert किया जाता है. So this is one of the thing कि हमारे पास ये सबसे raw form है, initial form है. इस raw form के बाद कौन सी 3 shapes बनती हैं वो मैं आपको. सबसे पहले इंगट की कास्टिंग होगी. इंगट से हम फिर इंगट को यूजिंग द फोर्जिंग हम उससे शाफ्ट भी बना सकते हैं, या इंगट से हम ब्लूम बनाते हैं. दिस स्क्वायर शेप इन स्टॉक. इस स्टॉक की मदद से हम स्ट्रक्चरल शेप्स, आई बीम, एच बीम, ये चीजें बना सकते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शंस या जो रेलवे ट्रैक्स की रेल्स होती हैं भी बना सकते हैं. इन केस अगर हमें प्लेट्स चाहिए तो हम ब्लूम को फर्दर फोर्जिंग करके उसको स्लैब में कन्वर्ट कर देते हैं. फिर स्लैब को रोलिंग के थ्रू शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है, या फर्दर शीट्स या प्लेट्स को कॉइल्स में कन्वर्ट किया जाता है. और अगर हमें रॉड्स चाहिए, जो सरिया वगैरह होता है, या बार्स चाहिए, सो हम इस स्लैब को फर्दर काट के इससे बिलेट बना देते हैं. सो दीज आर द 3 रॉ फॉर्म्स. लेकिन ये 3 रॉ फॉर्म हमें कहाँ से मिलती हैं? We get these 3 raw forms from the ingot casting. Now you got the point. Yes, sir. So these are the 3 forms which we. So the rolling process can be hot rolling or it may be cold rolling, but both of the products that are obtained from these processes, they have different mechanical properties, because the hot and cold rolling have a different effect on the internal structure, or on the internal structure of the grains, and also in case of hot rolling, recrystallization occurs.
So hot rolling is a metal working process that occurs above the recrystallization temperature of the material. It is usually used to produce sheet metals and simple cross sections such as railway tracks. Cold rolling. So it's obvious कि hot और cold rolling में क्या था कि वहां पर जो वर्क पीस था वो रेड हॉट हुआ था और यहाँ पर at a room temperature ही काम हो रहा होता है. जब the cold rolling occurs with the metal below its recrystallization temperature, usually it is done at the room temperature, which increases the strength of the metal with a process you have studied a lot, that is known as strain hardening. And the strength in case of cold rolling is increased by 20%. Can anyone of you tell me what is the advantages of cold rolling as compared to hot rolling? So the most common rolling mills is two high rolling mill in which there are only two rollers, which are mounted horizontally in their bearing at the ends and vertically above one another. इसका मतलब ज्यादातर जो रोलिंग मिल्स हैं उनमें दो ही रोलर्स होते हैं, ठीक है, और जस्ट लाइक ये, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ वर्टिकली एक दूसरे के ऊपर नीचे है, लेकिन इनकी खुद अपनी जो पोजीशन है वो हॉरिजॉन्टल है. मतलब इनमें से जो प्लेट मूव होगी ये खुद जो है ये हॉरिजॉन्टली इनकी एडजस्टमेंट हुई हुई है. प्रोसीजर क्या होता है कि सबसे पहले रोलर जो है इनको ड्राइव करने के लिए कपलिंग के साथ इनको असेंबल कर दिया जाता है, ठीक है, और देन ये पावर ट्रांसमिशन सिस्टम यूजिंग गियर और पिनियंस के थ्रू इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्ट कर देते हैं. सो कंट्रोल द रिलेटिव पोजीशनिंग ऑफ द रोल्स. अच्छा, ये जो रिलेटिव पोजीशनिंग ऑफ द रोल्स का मतलब ये है कि डिपेंडिंग अपॉन थिकनेस ऑफ द स्टॉक, जो हमारा इनिशियल स्टॉक है, तो जो ओपनिंग होती है दो रोलर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को कंट्रोल करना पड़ता है. डिस्टेंस मींस ये वाला इस और इस रोलर के दरमियान जो डिस्टेंस है ये ऑब्वियसली जो इनिशियल स्टॉक है इससे छोटा होना चाहिए. अगर इनिशियल स्टॉक के बराबर हुआ या उससे बड़ा हुआ तो क्या होगा कि ये वाला जो स्टॉक है ये बगैर डिफॉर्मेशन के बस स्लिप होते होते इन दोनों रोलर के दरमियान से गुजर जाएगा. सो वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड कि रोलर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ये हर सूरत स्टॉक से छोटा होना चाहिए. प्लस अब ये डिस्टेंस को सेटअप करने के लिए मेन कैंपस में हमारे पास मशीन है, उसमें हम इसको मैनुअली सेट करते हैं, ठीक है, और कुछ जगह मेजॉरिटी ऑफ द केसेस क्योंकि इंडस्ट्री में रोलर्स भी बड़े होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा पावर चाहिए होती है, फोर्स. सो मैकेनाइज्ड हमारे पास तरीके होते हैं जिनके थ्रू हम इन रोलर्स को इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको सेट कर लेते हैं रिलेटिव टू द थिकनेस ऑफ द स्टॉक. So a roll positioning system is employed on the mill stand in small mills called a mill screw is hand driven, while in commercial it is driven by the motor. ठीक है. So मैंने ये आपको बताया कि इंडस्ट्री में यूजिंग मोटर्स एक मैकेनाइज्ड तरीका होता है, और जबकि जो छोटे लेवल पे होती हैं लैब्स वगैरह में यूजली स्क्रू से मिल स्क्रू कहते हैं, इसके थ्रू रोलर्स की पोजिशनिंग की जाती है. The two high mills could be reversing or non-reversing type. इसका ये मतलब है कि ये जो रोलर्स हैं ये इनकी जो डायरेक्शन है, फिलहाल अगर ऊपर का रोलर देखें दैट विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा, और जो नीचे वाला रोलर है दैट विल बी मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये एक और चीज होती है टेक्निकल की, दोनों रोलर्स की जो मोशन है, जो डायरेक्शन ऑफ द मोशन है दैट विल बी इन द ऑपोजिट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में हम इसको डिफाइन करते हैं. और सेकंड, रिवर्सिंग और नॉन रिवर्सिंग का मतलब ये था कि वंस इन रोलर ने मूवमेंट करके इस जॉब को आगे तक ले आए, ठीक है. सो जो रिवर्सिंग रोलिंग मिल्स होती हैं उनमें ये नहीं होता कि आप इस जॉब को यहाँ से पकड़ के विद द हेल्प ऑफ क्रेन आप इसको लिफ्ट करेंगे, दोबारा लाएंगे, फिर दोबारा इसके अंदर एडजस्ट करेंगे, और दैट विल बी ऑफ टाइम कंज्यूमिंग. सो रिवर्सिंग रोलिंग मिल में क्या होता है कि ये जो रोलर्स हैं ये दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. एग्जाम्पल कि लेट्स सपोज अगर टॉप रोलर की बात की जाए, ये अगर इसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नीचे वाले ने एंटी क्लॉक में मूव करके इस जॉब को अगर आगे तक लेके चले गए आपके स्पेसिफिक पॉइंट, सो उसके बाद यही इस वर्क पीस को वापस अगर जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव भी कर सकते हैं इनके साथ रिवर्सिंग मिल, और इस वर्क पीस को वापस ले आएंगे अगेन. अगर जब दोबारा इसको पास करना है सो अगेन दे विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा और जो वर्क पीस है ये रिक्वायर्ड डाया में या रिक्वायर्ड थिकनेस अचीव हो जाएगी. अच्छा, थिकनेस की अगर बात की जाए तो क्योंकि मैक्सिमम थिकनेस वाले जॉब आ रहे हैं और वो दुकान से पास हो रहे हैं और उनकी थिकनेस कम हो रही है. सो थिकनेस जो होती है ये नहीं होता कि सिर्फ दो रोलर इतना प्रेस करेंगे कि उसकी सारी थिकनेस कम हो जाए. इट विल पास थ्रू सीरीज ऑफ रोलर्स.
हाँ, अगर आपने रोलिंग के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को राउंड करना है, शेल बनाना है, गोल करना है, so in that case ये रिवर्सिंग रोलिंग मिल्स का एक बहुत बड़ा किरदार होता है उसमें. So it could be reversing or non-reversing. The direction of the motion of the rolls can be reversed, and therefore work can be fed into the mill from both sides by reversing direction. इससे एक benefit भी है कि जहाँ से आप मर्जी उसको fed करना चाहें. For rolling to take place, the separation between the roll must be less than ये point आपको मैंने पहले बता दिया कि रोल जो डिस्टेंस है हमेशा छोटा होना चाहिए स्टॉक से. अगर वो उससे बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, so it will just slipping हो जाएगी. Okay, after rolling the height of the stalk, अगर हम किसी स्टॉक से प्लेट बनाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उसकी जो हाइट है वो कम हो जाएगी, एंड इट लेंथ विल बी इंक्रीज्ड. इट्स वेरी ऑब्वियस कि हाइट लेंथ में एडजस्ट द डिफरेंस इट विल इन हाइट ऑफ ingoing and outgoing is called draught. In the figure, the flat piece of thickness with initial height h naught is passed through a pair of the rollers, each having radius r, and the AC is called arc of contact. So AC arc length, arc of the length is a point, is the area of the rollers that are in contact with the plates. This is the arc of the length. Okay, again, this is the arc of the length. These are the you can see point at which rollers are in contact with the plate. The angle of phi subtended at the roller center by the arc of contact is known as angle of contact, and it is evaluated by the following equation. You can find this angle from this equation. Let me tell you कॉन्टेक्ट ऑफ आर्क क्या होता है. ठीक है, कॉन्टेक्ट ऑफ आर्क हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. सो कॉन्टेक्ट ऑफ आर्क ये वाली आर्क है रोलर का वो हिस्सा जो प्लेट के साथ इन कॉन्टेक्ट होता है. दिस इज नोन एज कॉन्टेक्ट ऑफ आर्क. अब ये कॉन्टेक्ट ऑफ आर्क रोलर का कितना हिस्सा, चूंकि रोलर एक राउंड शेप है, तो इसको जो इसका आउटसाइड बनेगा, इसको हम यूजिंग सेंट्रल एंगल, किसी भी सेंट्रल एंगल से थीटा से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो सेंटर ऑफ द रोलर से जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ द. ठीक है, क्लियर. जी सर. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वो एंगल जो कि आर्क ऑफ द कॉन्टैक्ट को डिफाइन कर रहा होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोलर. ओके, नो स्लिप पॉइंट इन द मेटल रोलिंग. सो नो स्लिप पॉइंट इन द मेटल, ये डिपेंड करता है कि हमारी जो वर्क पीस की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, उसके बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है. सो एक इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स ये होते हैं कि हमेशा जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो कम होती है और फाइनल वेलोसिटी जो है उसकी ज्यादा हो जाती है. ठीक है, सो इस कम से ज्यादा की तरफ जब एक जॉब जा रहा होता है तो इसके दरमियान एक ऐसा पॉइंट आता है कि जहां पर इसकी वेलोसिटी जो है वो कह लें कि इन दोनों के मिड में होती है ऑलमोस्ट. ठीक है ना, कि उस पॉइंट बिल्कुल वो जो रोलर के सेंटर में पॉइंट एट दिस पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि उस we can say कि from the minimum value to maximum value, from slower speed to higher speed, एक ऐसा पॉइंट कि जहाँ उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, वो एक स्पीड पे रुक जाती है. So that is known as no slip point. So initially the workpiece is moving between the rollers with an initial speed vi, and it's coming out of the roller with a speed greater than initial, and it is represented by a velocity vf. So in between these two, as the workpiece is moving from a slower velocity to high velocity, there is a point came at which the speed of the workpiece is equal to speed of the rollers, and at the point at which this equality occurs, that point is known as no slip point. So if there is no elastic deflection occurs of the roller during the rolling, इलास्टिक डिफ्लेक्शन का मतलब ये कि रोलर ये ना हो कि वो जब एक हायर थिकनेस का वर्क पीस के दरमियान से आ रहा तो उनकी इलास्टिक डिफ्लेक्शन अगर नहीं होती तो जितना डिस्टेंस हमने मेंटेन किया हुआ है वही डिस्टेंस जो है वो फाइनल जो से आउटपुट हो रही है उसका थिकनेस हमारे पास ऑब्टेन होगी. मतलब ये है
कि हमारे पास ये दो रोलर्स हैं, इनके दरमियान हमने जितना डिस्टेंस सेट किया होगा तो ऑब्वियसली इट्स वेरी लॉजिकल कि जो फाइनल वर्क पीस आएगा वो उतने ही डिस्टेंस के बराबर थिकनेस का होगा. So if the elastic deflection of roller occur, the final thickness of the metal after rolling H1 is greater than the roll gap fixed before the rolling. अगर इसकी elastic होगी डिफ्लेक्शन, क्या होगा कि फाइनल जो थिकनेस आएगी इसकी जॉब की इसकी थिकनेस जरा सी रोलर से ज्यादा होगी जो हमने स्टार्टिंग में गैप डिफाइन किया था. So when the metal is introduced in the gap, two situations can occur. The metal is gripped by the rollers and pulled along into the roll gap. The metal slips over the roll surface. अगर इस ये जो दो पॉइंट्स हैं इनमें फ्रिक्शन का बहुत ज्यादा काम होता है, ठीक है, कि देयर मस्ट बी अ सर्टेन लेवल ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द मेटल एंड द रोलर सो दैट देयर शुड बी फ्रिक्शन से ग्रिपिंग होती है. अगर आपने 8 9 क्लास में जो फिजिक्स पढ़ी थी तो उस फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा था कि एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन क्या है. तो एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन में बताया गया था आपको कि जो कार के टायर्स होते हैं इनके दरमियान और रोड के दरमियान कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होनी चाहिए. अगर ये फ्रिक्शन नहीं होगी तो कार की रोड के साथ ग्रिपिंग नहीं बन सकती. इसकी एग्जांपल आपको इस तरह भी समझाई गई थी कि जब बारिश हो रही होती है तो रोड स्लिपरी हो जाता है, तो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड कम हो जाता है. देयर आर चांसेस ऑफ द फ्रिक्शन. प्लस जो टायर्स के ऊपर जो डिजाइन बनाए जाते हैं इस तरह बनाए जाते हैं ताकि फ्रिक्शन जो है रोलर्स और रोड के दरमियान वो एक ग्रिपिंग वाली रहे, ठीक है, इतनी फ्रिक्शन जल्दी खत्म ना हो. हमें वहाँ फ्रिक्शन चाहिए. सेम इज द केस, हमें एक सर्टेन लेवल ऑफ फ्रिक्शन चाहिए होती है बिटवीन द रोलर्स एंड द वर्क पीस सो दैट द रोलर सो द वर्क पीस कैन बी पुल्ड अप थ्रू द रोल गैप. हम उस रोल में से वो जो वर्क पीस है फ्रिक्शन के साथ जुड़ा भी रहे और ये ना हो कि वो दोनों रोलर सिर्फ स्लिप होके बस बाहर निकले, क्योंकि अगर स्लिप होगा तो आप फोर्स नहीं अप्लाई कर सकते. आई रिपीट देन देयर शुड बी अ सर्टेन लेवल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोलर एंड द वर्क पीस सो दैट कि जब रोलर्स ने फोर्स अप्लाई करनी हो तो ये ना कि रोलर फोर्स रोटेट करें फोर्स अप्लाई करने के लिए और रोलर की रोटेशन की वजह से वो वर्क पीस बगैर रोल हुए थिकनेस उसकी कम हो या परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बगैर ही वो स्लिप हो जाए. देयर मस्ट बी अ फ्रिक्शन वी नीड. अच्छा, अब ये फ्रिक्शन जो हमें ग्रिपिंग के लिए चाहिए थी, हम फ्रिक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं? So the process of rolling depend upon frictional forces between the surface of the roll and the metal, and this friction is used for the gripping purpose. So coefficient of the friction is should be greater than the value that we obtained from the mu is greater than tan phi. The mu should be greater than this value, and the maximum value of the phi is obtained by using this. These are the formula. It is also known as angle of the bite. Let me clear you the angle of bite now. वो मुझसे पहले इससे पहले जो आपने फिगर्स देखे उसमें ये था कि एक इनिशियल स्टॉक है जिसकी थिकनेस या हाइट ज्यादा थी, उसको रोलर में से पास किया गया और उसकी फाइनल थिकनेस या हाइट जो है वो कम होगी. सिमिलरली इज द केस के रोलिंग के थ्रू हम और भी बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं. जस्ट लाइक कि हमारे एक स्ट्रेट शीट या प्लेट है उसको हम रोल करके यूजिंग किसी भी उसको रेडियस में कर्वेचर में ला सकते हैं, ठीक है. देन रोलिंग के थ्रू ही आप ये कह सकेंगे अगर हमारे पास एक और कोई शेल है जिसकी थिकनेस ज्यादा है और उसकी थिकनेस को हम कम कर सकते हैं, उसका डायमीटर इन दैट केस हम ज्यादा कर सकते हैं. सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ द रोलिंग. थर्ड, अगर हमारे पास एंगल चैनल या जो सेक्शंस हमने बनाने हैं रेल्स बनानी है, सो दैट्स आल्सो थर्ड फॉर्म ऑफ रोलिंग. सो डिफरेंट है कि हम थिकनेस भी कम कर सकते हैं, हम कर्वेचर भी ला सकते हैं, हम थिकनेस कम करके शेल का डाया भी ज्यादा कर सकते हैं और हम रोल डिफरेंट टाइप ऑफ रेल्स वगैरह ये चीजें भी बना सकते हैं. Few of the defects that can be occurred in the rolling that are lab mill shearing. So it's your assignment of this lab report कि आप लोगों ने क्या करना है, ये तमाम के तमाम डिफेक्ट्स जो हैं इन तमाम डिफेक्ट्स को यूजिंग इमेजेस फ्रॉम द गूगल आप लोगों ने मेंशन करना है, ठीक है. और जब इमेज उससे डाउनलोड करोगे तो उस इमेज में आप लोगों ने यूजिंग एरोस शो करना है कि ये लैपिंग कहाँ हुई है, मिल शेयरिंग, स्कैब्स, सीम्स, स्लाइवर्स, ये कहाँ पर हुआ हुआ है, ठीक है. So if the temperature of the work is not uniform, the flow of material will occur more in warmer parts and less in the cooler. So due to this temperature difference, make cracking and tearing can occur as well as other defects can also occur. So these are the few defects, and it is necessary that you people should mention all of these defects in your lab reports. So what you have studied? You have studied different type of rolling that are used for either for plate plastic deformation to smaller thickness rolling and for the shell making.
what are the advantages associated with the rolling and cold and hot working of the rolling. So that was one of the basic plastic deformation process that is used to make metals in the desired shape. So that's and you will have to submit a lab report of this, and in the lab report, this is your homework.